अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, चाहे नए यूजर हैं चाहे पुराने यूजर हैं, यहाँ पे आरबीआई ने मास्टर गाइडलाइन जारी कर दिया है। यहाँ जो भी बैंक या एनबीएफसी है जो कि क्रेडिट कार्ड इशू करती है कस्टमर के लिए, तो नए गाइडलाइन के हिसाब से जो भी बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करती है, बैंक या चाहो एनबीएफसी हो, कस्टमर को पूरी तरह से यहाँ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, तो कस्टमर और बैंक के बीच में पूरी तरह से यहाँ ट्रांसपेरेंट होने वाला है। यानी कि बैंक कोई भी अभी फिलहाल जो है नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कहीं से भी हिडन चार्जेस तो ले ही नहीं सकते। तो कुल मिला के यहाँ कस्टमर को ही फ़ायदा होने वाला है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते समय या अप्लाई करने से पहले ही सारे जो भी चार्जेस हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स हैं, उसको अप्लाई करने से पहले ही बैंक को यहाँ बताना होगा, कस्टमर को बताना होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद क्या ऐसे नए गाइडलाइंस के सारे बारे में डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस से रिलेटेड क्या गाइडलाइन जारी किया। तो पहले नंबर की यहाँ बात करें तो अभी तक होता ही ऐसे कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, कार्ड अप्रूव होने के बाद जो लिफाफे में जो भी चीज़ आते हैं उसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन या चार्जेस वगैरह के बारे में लिखे हुए देखने को मिलते हैं। तो अभी जब भी इस कार्ड जो भी आप कार्ड को अप्लाई करेंगे तो उस कार्ड के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, एनुअल चार्जेस है, जो भी इंटरेस्ट है, एपीआर है यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट, तो जो कि एक प्रकार से जो उसका इंटरेस्ट रेट होता है, उसका सारे चार्जेस के बारे में पहले से ही बता दिया जाएगा। और ये जो भी चार्जेस है उसको एक सिंगल पेज में ही बता दिया जाएगा, ताकि बहुत लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन होने पे भी कस्टमर उसको पढ़ नहीं पाते। तो जो बेसिक मेन जो चार्जेस है, डिटेल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको बारे में पहले ही यहाँ अप्लाई करने से पहले ही बता दिया जाएगा, ताकि कस्टमर जो है इंस्टेंट डिसीजन ले सके। अगर उसको अप्लाई करते समय यहाँ उनको टर्म्स एंड कंडीशन यदि पसंद नहीं आ रहे होंगे तो इंस्टेंट डिसीजन ले सके कि उसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो इस तरह से एक सिंगल पेज में ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बता दिया जाएगा। दूसरे नंबर की यहाँ बात करें तो अभी तक जब भी आपका नया कार्ड इशू हो जाता है 1 जुलाई 2022 के बाद जो भी कार्ड इशू होगा, जब तक उस कार्ड को आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ बैंक जो है सिविल को उस कार्ड का डिटेल्स नहीं भेजेगी कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है इस नंबर में जो भी आपका लिमिट है वो सारी डिटेल्स यहाँ सिविल से शेयर नहीं कर सकती। तो पहले आप एक्टिवेट करेंगे, आपका जो भी कार्ड आएगा, कार्ड एक्टिवेट करेंगे, आपको विदिन 30 डेज आपको एक्टिवेट करना होगा। तो जब तक आप एक्टिवेट अगर आप नहीं करते हैं तो बैंक आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स सिविल को नहीं देगी, नहीं भेजेगी सिविल में। तो ऐसे में आपका जो अननेसेसरी जो सिविल में रिपोर्ट होगा जिससे आपका क्रेडिट स्कोर भी हिट हो सकता है। तो ऐसे में आपको जो है जब तक आप कार्ड को जो है एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई भी इसमें नुकसान तो होने वाला नहीं है। तीसरा और बहुत बढ़िया जो गाइडलाइन है वो है आपका जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अभी तक अप्लाई करते थे, बैंक रिजेक्ट कर देती थी, आपको एक्चुअल रीज़न पता ही नहीं चलता था। तो नए गाइडलाइन के हिसाब से जो भी कोई भी बैंक में अप्लाई करते हैं, वेबसाइट में अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, अगर डिक्लाइन हो जाता है तो उसको क्लियर कट बैंक को आप कस्टमर को बताना होगा कि क्या रीज़न है कि आपका जो है ये आपका एप्लीकेशन कार्ड एप्लीकेशन जो है डिक्लाइन हो गया। तो अभी तक होते थे कि बैंक जो है सिंपल जो है बता देती थी, आपने इंटरनल गाइडलाइन के हिसाब से बैंक का जो इंटरनल गाइडलाइन होती है उसको आपने फॉलो नहीं किया, या जो इंटरनल बैंक की पॉलिसी होती है उसको आपने फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन डिक्लाइन हुआ, इतना ही बता देती थी। तो ऐसे में एक्चुअल क्या रीज़न है वो हमें पता ही नहीं चलता है। फोर्थ नंबर की जो चीज़ है, अगर आपको जो है बिना परमिशन के कोई भी बैंक या एनबीएफसी आपके लिए क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है, आपने साइन कहीं पे भी नहीं किया, आपने कोई भी यहाँ सहमति नहीं दी है, तो ऐसे में कार्ड इशू हो जाता है। उस कार्ड के जो भी ज्वाइनिंग चार्जेस, एनुअल चार्जेस या किसी भी तरह का उस पर चार्जेस लग जाते हैं। तो ऐसे में जो भी चार्ज लगा है बैंक आपको उस रिवर्स करेगी, यानी कि आपको कोई भी पे नहीं करना है। उसके लिए बैंक जो है जो भी चार्जेस लग गया उसको रिवर्स करेगी, प्लस उसका डबल पेमेंट करेगी। यानी कि मान लेते हैं कि आपको उस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस 500 रुपये लग गया है, तो जो 500 ज्वाइनिंग चार्जेस तो रिवर्स तो करेगी, प्लस जो है बैंक के ऊपर चार्ज लग जाएगा, यानी कि बैंक आपको ₹1000 देगी। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार का उस कार्ड से फ्रॉड ट्रांजैक्शन भी हो जाता है जिसके लिए आपने सहमति नहीं दिया है, तो ऐसे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बैंक की ही होगी, आपका इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है। कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो इससे बैंक ही इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। अब हम आते हैं फ्रॉड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या गाइडलाइन यहाँ जारी किया गया है। तो बैंक को यहाँ ऑप्शन देना होगा कि जब भी क्रेडिट कार्ड इशू करती है किसी भी कस्टमर को, तो यहाँ जो भी ऑनलाइन या किसी प्रकार का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं तो इसके लिए जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, ताकि जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो उस इंश्योरेंस से भर सके। दूसरी चीज़, यहाँ अगर आपका कार्ड इशू हो गया है, यानी कि आपको कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है, इशू हो गया है, तो यहाँ पे आपको विदिन 30 डेज कार्ड को यहाँ एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको एक OTP की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको कार्ड डिलीवर ही नहीं हुआ है, आपके पास कार्ड नहीं आया है, हो सकता है किसी और को यहाँ डिलीवर कर दिया गया है, तो ऐसे में आपसे फ्रॉड होने का कम चांसेस रहेगा। तो 30 दिन तक आप एक्टिवेट ही नहीं किया तो आप ये जो कार्ड है बैंक ऑटोमेटिकली इस क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर देगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस लगने वाला नहीं है।
अब हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में क्या गाइडलाइन किया गया है। अभी तक जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होगा, वहाँ आपका जो है टोटल अमाउंट जो ड्यू जो है, जो भी मिनिमम अमाउंट ड्यू हो, उसको जो भी बिल जनरेट होता है उसको एटलीस्ट 15 दिन पहले बैंक को आपको बताना होगा, चाहे SMS के थ्रू या ईमेल के थ्रू। दूसरे नंबर पर जो भी किसी प्रकार का आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, वो फ्रॉड ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया है, उस ट्रांजेक्शन को आपने डिस्प्यूट में डाल दिया है, तो जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट है जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया है, उसका जो डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन जब तक कि रिजॉल्व नहीं होता है, तो जो भी अमाउंट होगा उसका आपको बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है ओवर लिमिट। तो अभी तक होता है कि जितने भी आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, मान लेते हैं कि 50,000 की लिमिट है और एक बिलिंग साइकिल में आप 60,000 खर्च देते हैं, यानी कि 10,000 का ओवर लिमिट हो गया। तो जो ओवर लिमिट खर्च किया है आपने, उसके लिए बैंक जो है आपसे चार्ज लेते थे। तो अभी आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ओवर लिमिट खर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको ओवर लिमिट खर्च करना है तो पहले आपको बैंक से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप जो है ओवर लिमिट यहाँ स्पेंडिंग कर सकते हैं। चौथी चीज़, कोई भी आपने ऑर्डर किया है, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया है, जिसको जो है ऑर्डर प्लेस करने के बाद यहाँ 2-3 दिन के बाद यहाँ आपका बिल जनरेट हो जाता है। बिल जनरेट हो गया तो जो भी ऑनलाइन ऑर्डर आपने प्लेस किया है, बिल जनरेट होने के बाद आप यहाँ उसको कैंसिल करते हैं। वो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, आपने कैंसिल कर दिया, तो उसका 1-2 दिन में रिफंड आ जाता है। तो आपके क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में एक बार जो बिल जनरेट हो गया तो जो भी आपका रिफंड आया वो अगले बिल में यहाँ एडजस्ट होके आता है, तो यानी कि अगले बिल में वो माइनस होगा। तो अब नए गाइडलाइन के हिसाब से जो भी आपका रिफ़ंड आया है तो उसी समय जो है वो रिफ़ंड अमाउंट जो है माइनस हो जाएगा। तो जितना टोटल अमाउंट ड्यू है उससे ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो भी बिल बनेगा उसको आपको पे करना होगा। दूसरी चीज़, यहाँ टोटल अमाउंट मान लेते हैं, टोटल अमाउंट जो भी बिल जनरेट हुआ, टोटल अमाउंट ड्यू आपने उसको पे कर दिया, उसके बाद रिफंड आ रहा है। तो ऐसे में भी यहाँ पे मान लेते हैं कि 50,000 की लिमिट है, बाद में 10,000 का रिफंड आता है। तो ऐसे में 60,000 क्रेडिट कार्ड की लिमिट यहाँ रिफ्लेक्ट करती है। वहाँ ऑनलाइन चेक करेंगे आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 60,000 शो करेगी। तो ऐसे में जो 10,000 का जो अमाउंट है वो बैंक रख लेती है। तो ऐसे में अभी नए गाइडलाइन के हिसाब से आपको जो 10,000 का अमाउंट है जो कि रिफंड आया आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में, तो उसको आपके सेविंग्स अकाउंट में रिफंड कर देगी, यानी कि सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट कर देगी बैंक। पांचवी जो चीज़ है वो है EMI से रिलेटेड, यानी कि नो कॉस्ट EMI। अभी तक नो कॉस्ट EMI में बहुत यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों की, इसके लिए क्या चार्जेस लगेंगे, क्या ऑफर्स है, कितना डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे। तो जो भी नो कॉस्ट EMI वाला जो ऑफ़र है, इसको सारे टर्म्स एंड कंडीशन को डिटेल में कस्टमर को पहले ही बताना होगा कि क्या इसमें प्रोसेसिंग फ़ी लगेगा या नो कॉस्ट EMI है, क्या एक्चुअल में डिस्काउंट मिलेगा। वो सारे डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन में डिटेल में कस्टमर को बताना होगा, तभी जाके आप ये इसका जो नो कॉस्ट EMI या EMI का जो ऑफ़र है उसको आप ले पाते हैं। अब हम आते हैं कार्ड क्लोजर से रिलेटेड क्या गाइडलाइन यहाँ जारी किए गए हैं। तो अभी तक होता यह था कि आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है उसको क्लोज कराना इतना ईजी तो नहीं है। मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग या ऑनलाइन वेबसाइट में आप खुद से क्लोज नहीं करा सकते हैं। तो पहले बैंक को आपको कस्टमर केयर को यहाँ कॉल करना होता है, इसके बाद आपको रिक्वेस्ट देना होता है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट देने के बाद भी यहाँ बैंक की जो क्रेडिट कार्ड की टीम होती है आपको कॉल बैक करती है, उस कार्ड के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम उसके बारे में जानना चाहती है। तब जाके आप फाइनली आप डिसाइड करते हैं आप क्लोज कराना ही चाहते हैं, ऐसे आपको बताना पड़ता है। उसके बाद ही आपका क्रेडिट कार्ड का अकाउंट क्लोज हो पाता है। तो इसके लिए 4-5 दिन का समय तो लग ही जाता है। अब होगा ये कि नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग या तो वेबसाइट में ऑप्शन देना होगा या किसी प्रकार का एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी देना होगा, जिस पे आप एक मेल करके ही आपका जो है क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा पाते हैं। यहाँ कॉल करके तो क्लोज आसानी से आप करा पाते हैं अगर आपका कोई भी वो भी जो क्रेडिट कार्ड का कोई भी ड्यूज नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप रिक्वेस्ट आपने दिया, रिक्वेस्ट देने के बाद विदिन 7 डेज़ आपका कार्ड जो है क्लोज अगर बैंक नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हर दिन क्या यहाँ ₹500 जो है बैंक को कस्टमर को देना होगा। यानी कि जितना लेट होगा उतना कस्टमर को यहाँ हर दिन के हिसाब से 500 रुपया यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं उस कार्ड को 1 साल से आपने यूज ही नहीं किया, यानी कि 1 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन उस कार्ड से आपने किया ही नहीं, तो ऐसे में बैंक आपके लिए नोटिफिकेशन भेजेगी, चाहे ईमेल चाहे SMS के थ्रू नोटिफिकेशन भेजेगी। उस नोटिफिकेशन को आपको रिप्लाई करना होगा कि आप जो है विदिन 30 डेज़ आपको उसको कन्फर्मेशन देना होगा कि क्या आप उस कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं। क्योंकि आप उस कार्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पास पड़ा हुआ है, तो ऐसे में उस कार्ड का एनुअल चार्जेस देना होता है। तो अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो एनुअल चार्जेस क्यों आपसे बैंक लेगी। तो ऐसे में बैंक जो है खुद भेजेगी कन्फर्मेशन, क्या आप उस कार्ड को रखेंगे या क्लोज़ करेंगे। तो आपको विदिन 30 डेज़ इसका कन्फर्मेशन आपको देना होगा। अगर आप कोई कन्फर्मेशन नहीं देते हैं, ऐसे में आपका ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड क्लोज़ हो जाएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड जो कि आपके पास ऑलरेडी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन या उसके चार्जेस के बारे में कोई चेंजेस होता है, तो ऐसे में बैंक को एटलीस्ट 30 डेज़ पहले बताना होगा कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन या एनुअल चार्जेस या किसी भी प्रकार के चार्जेस जो है चेंजेस कर दिए हैं या चार्जेस बढ़ा दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको चार्जेस पे करना हो रहा है, तो ऐसे में आपको समय दिया जाएगा कि आप चाहे तो उस कार्ड को क्लोज भी करा सकते हैं, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।
दूसरी चीज़, जो भी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, उसका आप जो है अपने मन मुताबिक आप जो है उसका बिलिंग साइकिल चेंज करा सकते हैं, बिल जनरेशन डेट वहाँ चेंज करा सकते हैं। तो अभी तक किसी किसी बैंक के किसी कार्ड में ऐसा होता है कि बैंक ने जो डेट दे दिया जिस दिन बिल जनरेट होता है उसको आप चेंज नहीं करा सकते हैं। तो नए गाइडलाइन के हिसाब से आप जो है कस्टमर अपने मन मुताबिक जो भी बिल जनरेशन डेट है, बिलिंग साइकिल को अपने हिसाब से चेंज करा सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, रिकवरीज ऑफ ड्यूज। तो अब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है किसी प्रकार से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या आपने गलती से पे करना भूल गया, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ आप जो है टोटल अमाउंट ड्यू को यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बैंक जो है ऐसे जो एजेंट्स को हायर करते हैं जो कि आपको हरासमेंट करते हैं, आपसे कॉल करके आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक तरह से आपको परेशान कर दिया जाता है। या तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं उसमें आपने जो भी नाम दिया होता है रिलेटिव्स के नाम या फैमिली मेम्बर्स के नाम वगैरह, तो उनके नंबर वगैरह में भी आपको जो है कॉल करके आपको धमका दिया जाता है, आपके घर में जाके आपको बोला जाता है कि, तो एक प्रकार से आपको परेशान कर दिया जाता है। तो नए गाइडलाइन के हिसाब से इस तरह से बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।